अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान प्लस में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम हामिद रसूल है। नाजरीन, कल एक लड़की नहीं एक खातून आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि उसके पाकिस्तान क्रिकेट के माया नाज प्लेयर बाबर आजम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है और उस हवाले से वो बात करती है। और ये नहीं कि अभी थोड़ी अरसे के उसके ताल्लुकात हैं, उनका एक इंतहाई लंबे अरसे के 10 साल हो चुके हैं उनके नाजायज़ ताल्लुकात हैं बाबर आजम के साथ, और अब 11वां साल उनको शुरू होने वाला है। तो एक हमजा नाम की लड़की, एक खातून आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस धर लेती है और तकरीबन 17-18 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें सहाबी बरादरी उसमें शिरकत करते हैं। वो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करती है, वो कहती है कि तकरीबन 2010 में बाबर आजम मेरे घर आए और मेरे साथ, चूंकि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही गली में रहते थे, तो बाबर आजम मेरे घर आए और मेरे साथ उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मुझसे शादी करना चाहिए। जबकि हमारे ख़ानदान ने, दोनों ख़ानदानों ने, मतलब बाबर आजम की और मेरे ख़ानदान वालों ने उसकी मुखालफत की हमारे रिश्ते की। 2011 में तो बाबर आजम ने शादी का लालच देकर मुझे घर से भगाया और हम मुख्तलिफ जगहों पर रहे थे जिनमें हम DH डिफेंस में भी रहे। तो इसके बाद तकरीबन 2014 में जब बाबर आजम की सिलेक्शन हुई PCB में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो बाबर आजम के उतने तक जितने भी अखराजात हैं वो सब मैंने बर्दाश्त किए। मैंने बाबर आजम के कपड़ों के, जूतों के, यत्ता के, यानी कि जितने भी अखराजात हैं वो उसने बाबर आजम के बर्दाश्त किए हैं। वो उस वजह से कि क्योंकि बाबर आजम किसी गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस वजह से वो जितने भी अखराजात थे वो उसने बर्दाश्त किए। और इतने अरसे में इन दोनों ने एक दूसरे की शादी नहीं की थी। खातून ने कहा कि हमजा जिसका नाम है, उसने कहा कि बाबर आजम से कि मैं शादी कर लेते हैं। तो बाबर आजम कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है, हम सही वक्त की तलाश में हैं और जब सही वक्त आएगा तो हम शादी कर लेंगे और अभी हम स्टेबल हो जाएंगे। तो खातून कहती है कि इतने में मैं पहले छोटे मोटे जॉब करती थी, किसी पार्लर में मैंने जॉब किया। इसके बाद जो मेरी 30-40 के लगभग जो आमदनी थी, वो जितने भी अखराजात थे वो सब मैंने बाबर आजम को दिए। मैं अपनी आमदनी लाकर बाबर आजम के हाथ में रखती थी। तो इसके बाद तकरीबन 2016 में बाबर आजम की तरफ से मैं हमला हो गई और इस तकाज़ से हमल मुझसे करवाया गया मेरी मर्जी के बगैर। मैं रजामंद नहीं थी, इस वजह से मेरा अबॉर्शन करवा दिया गया और वो भी किसी 3rd क्लास में, कुछ अनजानी जगह पर मुझे ले गया, किसी अनजाने हॉस्पिटल में ले गया। वहां पर जाकर मेरा हमल करवाया गया, जिसका बाबर आजम के दोस्त ने भी साथ दिया, जिसका नाम उस्मान बताया जाता है, उसने साथ दिया और उसका वो चश्मदीद गवाह है। इसके अलावा खातून ने 2017 में बाबर आजम के खिलाफ, उसके बकौल को 2017 में बाबर आजम के खिलाफ उसने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। इसके अलावा वो बाबर आजम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, बाबर आजम से उसने कहा कि वो उससे शादी कर ले, मैं उसके जितने भी अखराजात हैं वो मैं नहीं उससे मांग रही, ना ही मैं उससे पैसों के एवज ये इल्जामात लगा रही हूँ। मैं सिर्फ बाबर आजम से ये चाहती हूँ कि वो मुझसे शादी कर ले, या मैं उससे इसके बारे में जो उसने मेरे साथ किया है उसके खिलाफ उसका जो है वो कसूर साबित हो तो मैं उसे सजा दिलवा सकूँ। इस वजह से मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ। 2017 में जब मैंने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसकी जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे उन्होंने हमारी एक दूसरे से बामी मशरूत जो है वो सुलह करवाई। इसके बाद भी बाबर आजम मुझे तंग करते रहे हैं, मेरे साथ इंतहाई नाजायज़ ताल्लुकात इस्तेमाल करते रहे हैं, मुझे मेरे नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे हैं। मैं याद रहे कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे अहम क्रिकेटर हैं, आम खिलाड़ी हैं और बैट्समैन हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो कप्तान भी है, अब कैप्टन भी वो बन चुके हैं और पाकिस्तान के माया नाज प्लेयर माने जाते हैं और बहुत ही बाबर आजम इस वक्त फेमस भी है। तो एक लड़की आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। नाज़रीन, इस हवाले से मेरे चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात जो वो खातून हमजा कहती हैं कि बाबर आजम चूंकि गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखता था, तो इस वजह से मैंने उसके सारे जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त किए। तो जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है वो ये है कि बाबर आजम चूंकि गरीब था और ख़ातून ने भी घर से भागकर उससे शादी करनी थी, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तेमाल किए हुए थे, तो उन्होंने डिफेंस में कैसे रिहाइश इख्तियार की, उस वजह से क्योंकि जितने भी उनके पास, क्योंकि बाबर आजम एक गरीब थे, लड़की के पास तो पैसे नहीं होंगे, ना ही उसके साथ उस वक्त जब वो घर से भागे थे तो उसके साथ जो उसकी जॉब थी, तो कैसे उसने अखराजात किए और डिफेंस में जो कि रोपोश इलाका कहलाता है उसमें उसने सुकूनत इख्तियार की। कैसे ये हो सकता है कि वो वहाँ पर रिहाइश पजीर रखे और उनके जो एक गरीब तबका है, गरीब ख़ानदान है। मैं अपना अगर आपको मिसाल दूँ कि मेरे जो वालिद हैं उनकी तकरीबन 60-80 के लगभग जो है तो वो
सैलरी है, तो मैं यही जानता हूँ कि हमारे लिए वहां पर रिहाइश अख्तियार करना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। लेकिन ये फिर कैसे वहां पर रिहाइश इन्होंने अख्तियार की, कैसे इन्होंने वहां पर अपने जो है वो रिहाइश इख्तियार की, अखराजात अपने जो वो बर्दाश्त किए। बाबर आजम चूंकि कुछ नहीं करते थे, वो सारा दिन क्रिकेट खेलते थे, और 30,000 में अगर आप नौकरी करती हैं या किसी पार्लर में आपको काम मिलता है, तो कैसे 30,000 में आप अपना गुजारा करती है। अगर चूंकि आप 30,000 बाबर आजम को देती थी, तो आपने ज़ाहिर सी बात है वो डिफेंस वालों को किराया तो देना था, जिसमें घर में भी आपने रिहाइश इख्तियार की थी, वहां पर जो किराया था वो तो उस घर मकान का देना था, वो वहां कहां से आपको आ जाता था। अब दूसरी बात यह कि बाबर आजम जब गालिबन अब उनकी जो एज है वो 26 साल है, यानी कि अगर 10 साल पीछे चले जाए तो उनकी जो एज है वो 16 साल बनती है, यानी कि अभी वो मुकम्मल तौर पर बालिग नहीं थे। यानी कि अब जो एक और मुकदमा जो इस खातून पर बनता है, वो मेरे ख्याल में वो चाइल्ड अब्यूज का भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जो बाबर आजम थे वो 16 ईयर्स ओल्ड थे, और मेरे ख्याल में जो इस खातून की एज है, जो मैं अपने अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूं, वो तकरीबन 32-35 के लगभग मुझे लगती है कि इस दरमियान में इस खातून की एज हो सकती है। खैर ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन बाबर आजम चूंकि उस वक्त 16 ईयर्स के थे, तो कैसे वो घर से भागे तो कैसे उन्होंने शादी करनी थी, तो एक खातून भी है वो कैसे जाकर उसके साथ रह सकती है। नाज़रीन, आपने वो मेरे पास तुम हो तो ड्रामा देखा होगा, जिसमें आयजा खान जो मरकजी किरदार अदा कर रही थी, वो शहबार के साथ अपने जो है तलकात, नाजायज तलकात इस्तेमाल रखते हैं, और वो भी कुछ इसी की तरह के केस होता है, जिसमें आयजा जो शहबार होता है वो काफ़ी अमीर होता है, और जो दानिश होता है वो गरीब होता है, और दानिश को छोड़कर आयजा जो है वो शहबार के पास चली जाती है और उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप रखती है, जिसका कल्चर हमारे मुआशरे में कहीं नहीं मिलता। हमारे मजहब में इस चीज़ की जो हमारा मजहब है वो इजाज़त नहीं देता। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक खातून जो है वो एक लड़के के साथ रहती हो, और वो भी तकरीबन 10 साल तक उसके साथ नाजायज तलकात इस्तेमाल रखती है। इसके अलावा खातून ने मजीद कहा कि मेरे जो है सबसे ज़्यादा जो चीज़ के बाबर की तरफ से मुझे धमकियां भी दी गई, मेरे कत्ल की धमकियां दी गई, मेरे जो अमल है वो भी गिराया गया, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती भी की गई, मुझे मारा पीटा गया। जब मैंने खबर दी बाबर आजम को कि मैं हामिला हूं, तो उसने मुझे मारा भी, मुझे पीटा भी, गलम गलोच भी की, मेरे साथ बहुत ज्यादती की, जुल्म की। ठीक है, आप ठीक कह रही होंगी, लेकिन आपके साथ जुल्म होगा, आपके साथ ज्यादती होगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये कि क्या अब जो आप बात कर रही है कि इस चीज की हमारा मजहब है वो इजाजत नहीं देता, या हमारा मुआशरा इजाजत नहीं देता, लेकिन आप किस तरह उसके साथ 10 साल तक नाजायज आपने अपना रिश्ता जो है वो उसके साथ रखा? तब आपको मजहब का ख्याल नहीं था, तब आपको अपने मुआशरे का ख्याल नहीं था, तो कैसे जब एक जो भाई है वो कैसे अपनी बहन है उसको मतलब कि अपने घर में बना देता है, जब वो किसी के साथ भाग गई हो? आपके पास क्या वो जब आप अपने घर वालों के अभी आपने जो अपने घर वालों के साथ सुकूनत इख्तियार की, कैसे आपने अपने घर वालों को मनाया? क्योंकि इतना सौखा नहीं होता, यानी कि आसान नहीं होता कि आप अपने घर वालों को मनाएं जब आप किसी के साथ भाग गए और वापस दोबारा अपने घर आए। यानी कि 16 में जब बाबर आजम के साथ आपके तल्लुकात थे, आप हमला थी, बाबर आजम ने आपका हमल गिराया, आपको घर जाने पर मजबूर किया, आप कैसे मजबूर हो गई? यानी कि आप तो तब स्टेबल हो गई थी, आपने अपने सलून में भी काम कर लिया था, मतलब कि अपना सलून बना लिया था, तो कैसे आप ये कह सकती हैं कि बाबर आजम जो है उसने मेरे साथ ज्यादती की? आप स्टेबल नहीं थी, आप अपने घर वाले के पास, और अब आपको अपने घर वालों की सपोर्ट है। यानी कि ये अक्सर होता रहता है कि जब किसी इंसान की फेम हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल करते हैं। मेरे टीचर कहते हैं कि अगर आपने सोशल मीडिया पर वायरल होना है या आप तक फेम हासिल करना है, तो दो चीजें करें, या तो आप खुद कंट्रोवर्शियल हो जाओ या किसी सेलिब्रिटी के साथ मुंसलिक हो जाओ, यानी कि सेलिब्रिटी के आपने इन्वॉल्वमेंट कर लो, चाहे वो पैसे की बस जिसके भी है। तो इस लड़के ने ना सिर्फ अपने आप को कंट्रोवर्शियल किया, बल्कि किसी सेलिब्रिटी के साथ भी अपने आप को रिलेट किया, यानी कि इसने ये सब मेरे ख्याल में जो फेम हासिल करने के लिए किया है। क्योंकि एज का अगर डिफरेंस किया जाए तो ये खातून लगती है, और जबकि बाबर आजम अभी 26 साल के नौजवान है, यानी कि एज का भी डिफरेंस आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में इस खातून की जो एज है वो 32 और 35 के दरमियान होगी। तो एक तो ये बात।
अब ये बात कि एक भाई जो है या घर वाले कैसे एक लड़की को इजाजत देते हैं कि आप घर से भागकर दोबारा अपने घर में आ जाओ, और आपको ये कैसे हक हासिल था कि आप 10 साल तक किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, अगर वो आपसे शादी नहीं करना चाहता था, जबकि आपको पता था कि बाबर आजम की एज इस वक्त सिर्फ 16 ईयर्स है, यानी कि 16 ईयर्स है, और अभी तक बाबर आजम का आईडी कार्ड नहीं बना, यानी कि आपको मालूम था कि अभी 2 साल और रह गए हैं बाबर आजम को उसका आईडी कार्ड बनने में, और जब तक आप दोनों का आईडी कार्ड नहीं बन जाता तब तक आप रिश्ता इज़्दिवाज में नहीं मुंसलिक हो सकते। ये तो आपको कानून भी कहता, क्योंकि आपने कोर्ट मैरिज के लिए तो घर से भागा था, तो कैसे ये मुमकिन हो सकता था कि आप अपने जब आप घर से भागी थी तो उसी वक्त बाबर आजम आपके साथ शादी कर लेते, तो ये तो मुमकिन नहीं था। तो कैसे आप घर से भाग गई, आप मतलब कि आपके दीन तब आपके आड़े नहीं आया था, आपका मुआशरा तब आड़े नहीं आया था, आपके रवैयात तब आपके आड़े नहीं आई थी, आपका जो वैल्यूज है वो आपके आड़े नहीं आई, तब आपको मालूम नहीं था कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये मेरे लिए सही है या सही नहीं है। कैसे आप भाग गई, आप भाग खड़ी हुई, यानी कि 2010 के बाद जब आपने अपने घर वालों को छोड़ा जिन्होंने आपको सारी उम्र पाला, आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, उनको धोखा देकर आप बाबर आजम के साथ भागी, और आप ये धोखा करती थी कि बाबर आजम जिसके लिए आप अपने घर वालों को धोखा देके, क्या वो आपको धोखा नहीं दे सकता था? ये भी तो पॉसिबल है ना, यानी कि आप हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ये तो न्यूटन थर्ड है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इसका एक्शन आप यही समझ लें कि आपने अपने घर वालों को धोखा दिया और बाबर आजम ने आपको धोखा दिया, यानी कि अगर बाबर आजम इसमें मुलव्वस हैं भी या नहीं। आजकल तो दुनिया बहुत जदीद होगी, जब मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो ये भी है कि जब बाबर आजम ने आपके साथ आपको खिलाफ आपके फोन किया कि खातून मैं आपको जान से कत्ल कर दूंगा या धमकियां दी, तब आपने उस ऑडियो की क्लिप क्यों नहीं बनाई? यानी कि आपने सबूत जो दिखाया वो आपने सिर्फ यही दिखाया कि फलां जिस हॉस्पिटल में मेरा अबॉर्शन करवाया गया वहां का आपकी चूंकि आईडी कार्ड आपका नहीं था तो बाबर आजम ने अपना आईडी कार्ड, इसके अलावा जो आपने 2017 में बाबर आजम के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया उसकी रिपोर्ट कहाँ है? उसके जो आपने मशरूत सुलह की थी उसकी रिपोर्ट कहाँ है? वो तो हमें दिखाइए ना। और इसके अलावा बाबर आजम ने आपको कॉल की होगी, यानी कि और उसका भी सबूत डाटा तो मिल जाता है, सिम में उसके पास चले जाएं, वो आपको पूरा जितना आपको चाहिए वो डाटा दे देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आप पूरे जो है सबूत के साथ आती, अगर आपके पास ये है कि आप बाबर आजम के खिलाफ जो कॉल्स उनको ज़ाहिर सी बात उन्होंने आपको कॉल्स की थी तो कॉल्स का जो डाटा मौजूद होगा आप वो डाटा लेकर आए, उस डाटा को पब्लिक करें, पब्लिक को बताएं। यानी कि इसके अलावा आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इससे बेहतर ऑप्शन ये था कि आप कोर्ट जाती, कोर्ट में अगर आपको इंसाफ ना मिलता तो फिर आप ये इकदाम उठाती, आप कोर्ट में आप नहीं गई, तो इसकी वजह से सिर्फ आपका मेरे ख्याल में जो मकसद था वो फेम हासिल करना था, तो आपको फेम मिल गया है। इसके अलावा अगर बाबर आजम ने ये कदम किया तो इन दोनों को सजा होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक खातून ने जो बाबर आजम को कहा है कि मैं बाबर आजम को सजा दिलवाना चाहती हूँ, तो मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम ने ये किया है तो दोनों को सजा होनी चाहिए, बाबर आजम को भी सजा होनी चाहिए और इस हमजा को भी जो है वो सजा होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का कसूर है। अगर ये मुबैना तौर पर ये अगर हुआ है, ये वाकया ऐसा हुआ है जिस तरह औरत बताती है, तो ये दोनों की गलती है और दोनों की संगीन गलती है। दोनों ने रिलेशनशिप कायम किया क्योंकि हमारा मुहज़्ज़ब, हमारा मुआशरा, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो रवायात है, इक़्तिदार, वैल्यू सब कुछ है, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखें और वो भी इतना लंबा 10 साल तक आप नाजायज़ ताल्लुकात रखें। तो मैं अगर दोनों इसमें कसूरवार है तो दोनों को सजा होनी चाहिए, सिर्फ बाबर आजम को नहीं बल्कि इस खातून को भी सजा होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी खातून हैं या जितनी भी लड़कियां वो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए खराब, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए भी ये एक सबक का मौज़ू वाक़या। क्योंकि जो अपने घर वालों को धोखा देकर दूसरों के लिए अपने के साथ भागने के लिए भाग जाती हैं, अपने घर वालों को धोखा देती है, उनके लिए भी ये सबक का मौज़ू है। क्योंकि अगर आप अपने घर वालों को धोखा देती हो तो ये भी हो सकता है कि जो जिसके साथ आप भाग रही हो वो भी आपको धोखा दे दे। अपने घर वालों को जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, इस काबिल किया कि आप ज़माने में जी सके, ज़माने में सर उठाकर चल सके, अगर उनका आप जो सर है वो नीचे करके चले जाते तो ये कैसे हो सकता है कि आपका
सर बुलंद होगा, क्योंकि मकाफात अमल इसी दुनिया में होगा, इसी मुआशरे में होगा, इसी में ही होगा। तो मेरी जितनी भी गुफ्तगू थी उसका दुबेल बाब यही है कि अगर दोनों ही गलती पे आ रहे हैं तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, ना सिर्फ बाबर आजम को बल्कि इस खातून को भी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इसने इक़्तिदार वैल्यूज़ और अपने मज़हब की तौहीन की है, अपने आप की तौहीन की है, क्योंकि अब इसके पास तो इज़्ज़त नहीं है। अगर ये मुबैना तौर पर सच बोल रही है तो इस जो इज़्ज़त तो इसके पास नहीं है जो अब इसकी बदनाम होगी, बल्कि बाबर आजम की तो इज़्ज़त है वो बदनाम होगी। दोनों को सज़ा होनी चाहिए। इसके अलावा हमें जो हमारा मुआशरा है इसमें बिगाड़ जो हो चुके हैं, इस तरह की जो खराफात हमारे मुआशरे में चल निकली हैं, इसके हल के लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।